हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज की क्लास में हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। जब हमारा भारत का संविधान लिखा जा रहा था उस समय हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं उन्होंने आइडियाज़ ड्रॉ किए डिफरेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से। उन आइडियाज़ को, उन यूनिक फीचर्स को उन्होंने मॉडिफाई किया और आफ्टर मॉडिफिकेशन उसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। जब भारत का संविधान बन के आया तो उस समय ओरिजिनली 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। इसीलिए प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने कहा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो पहला फीचर्स आता है वो आता है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज की डेट में जब हम देखते हैं तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 484 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 25 पार्ट्स हैं। इतने नंबर्स कैसे बढ़ गए? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसीलिए विद द प्रोग्रेस इन टाइम हम उसमें अपडेशंस कर सकते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये श्योर करना चाहते थे कि इंडियंस का, हमारे सिटीजन्स का कभी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, क्योंकि जब हमने हिस्ट्री की क्लासेस डील की थी तो उसमें हमने बात किया था कि किस तरीके से 200 साल से अबव के समय में लोगों ने हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया, हमारा शोषण हुआ, हम पे रूल किया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता नहीं था। इसीलिए उन्होंने पार्ट नंबर 3 में हमें लॉन्गेस्ट फंडामेंटल राइट्स दिए। डीपीएसपी के बारे में बात होती है पार्ट 4 में। गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बात होती है कि किस तरीके से, कौन से फ्रेमवर्क से गवर्नमेंट काम करेगा जिसकी वजह से सिटीजन्स का, पीपल्स का वेलफेयर हो नेशन के इंटरेस्ट में, ना कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो। इसीलिए डीपीएसपी भी बहुत सारे दिए गए हमें। जो हमारा इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे हम डुअल पॉलिटी देखते हैं, सेंटर और स्टेट में देखते हैं। साथ ही साथ हम थर्ड टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी देखते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट से पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया। इसी वजह से हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब बात करते हैं सेकेंड फीचर की। सेकेंड फीचर में जब हम अपना प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जब बात सॉवरेन की आती है तो हम कहते हैं इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडिया किसी भी फॉरेन अथॉरिटी पे, किसी एक्सटर्नल या इंटरनल पर्सपेक्टिव से डिपेंडेंट नहीं है। स्टेट हमारा फ्री है लेजिस्लेट करने के लिए, हमें किसी भी बाहरी ताकत की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया इज अ सॉवरेन नेशन। बात जब सोशलिस्ट की होती है तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म की बात कर रहे हैं हम इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करना चाहते हैं एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को प्रोवाइड करने की बात करते हैं। सेकुलर स्टेट का कोई अपना खुद का रिलीजन नहीं होता है। हमारे सिटीजन्स फ्री हैं कोई भी रिलीजन प्रोफेस करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, पर स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होता है। डेमोक्रेटिक की जब बात आती है तो डेमोक्रेटिक मतलब होता है पीपल्स गवर्नमेंट। हम अपना रूलर खुद चुनेंगे एंड दैट पर्सन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू अस। रिपब्लिक की जब बात आ रही है तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टेट का हेड होगा, हम हेरिडिटी मोनार्क को फॉलो नहीं करेंगे। थर्ड फीचर की बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम सेंटर और स्टेट दोनों जगह पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। सेंटर में लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में जब बात आती है तो विधान परिषद, विधानसभा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट हेड होता है, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव, इनके पास बहुत सारे पावर्स हैं प्रेसिडेंट साहब के पास, लेकिन जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकसभा में कौन है? लोकसभा में वो लोग हैं जिनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। हम लोग खुद वोट देते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के थ्रू, और वो लोग 5 साल के लिए लोकसभा में होते हैं। वो हमारे ही द्वारा इलेक्ट किए गए होते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनको रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम फोर्थ फीचर की बात करते हैं तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते हैं। पहले हमारे इंडिया में ओल्ड सिस्टम ऑफ इलेक्टोरेट जो था उसको एबॉलिश किया हमने। आर्टिकल 326 से हमने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अडॉप्ट किया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है पीपल्स गवर्नमेंट, मतलब जो हमारे लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया हैं, उनको राइट टू वोट दिया गया कि भैया 18 साल की उम्र जब आपकी हो जाएगी तब से आप अपने लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुन सकते हैं।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला भी था वन मैन वन वोट के कॉन्सेप्ट को। जब ओरिजिनली 326 को ऐड ऑन किया गया था तो राइट टू वोट का जो एज था वो 21 ईयर्स था, लेकिन 61st अमेंडमेंट 1989 के थ्रू 21 ईयर्स से इस एज को माइनस करके 18 ईयर्स में कर दिया गया। फिफ्थ फीचर की बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जब हमने नेचर पढ़ा तो हमने देखा कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड है, लेकिन बात होती है कि रिजिड है कुछ प्रोविजंस के लिए। कुछ ही ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे हमने अमेंडमेंट के प्रोसीजर को बहुत स्ट्रिक्ट किया है। कुछ ही ऐसे प्रोविजंस हैं जहां पे हमें हाफ ऑफ द स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत होती है। बाकी जो रेस्ट प्रोविजंस हैं वहां पे हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के थ्रू अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। सिक्स्थ फीचर की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, पार्ट 3 की बात होती है, आर्टिकल 12 से 35, जो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी। फंडामेंटल राइट्स किसके बारे में बात कर रहा है? फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन्स को राइट्स मिले हैं। ये राइट्स स्टेट के अगेंस्ट प्रोहिबिशन भी है। स्टेट को मना किया जा रहा है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे जिसके वजह से सिटीजन्स से उनके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाए। राइट्स मिल जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उनका इन्फोर्समेंट भी होना चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 32 में हम उन राइट्स को, उन फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करा सकते हैं रिट्स इशू करा के। 5 तरीके की रिट्स होती हैं, अगर आपको उनके नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। जब बात करते हैं 7th फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हम बात करेंगे डीपीएसपी की पार्ट 4 में, जिसके बारे में लिखा है। ये एक तरीके का फ्रेमवर्क होता है, गाइडलाइंस होती हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सेटअप किया है फॉर द स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ नेशन। नेशन को गवर्न करने के लिए आप इन आइडियल्स और प्रिंसिपल्स को हर किसी गवर्नमेंट को फॉलो करने की कोशिश करना चाहिए। ये नॉट जस्टिसेबल होते हैं, नॉट एनफोर्सेबल होते हैं। अगर जो आइडियल्स और प्रिंसिपल्स हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सेटअप किए हैं डीपीएसपी में, अगर स्टेट उनको अचीव नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन मैनिफेस्टोज देखते हैं तो उसमें जो चीज़ें मेंशन होती हैं उनका सोर्स डीपीएसपी होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा है। बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसके बारे में लिखा हुआ था। कहाँ से सोर्स आया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब दे आर ट्राइंग टू अचीव द आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स विच आर सेट अप बाय आवर फाउंडिंग फादर्स। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। प्रोफेसर जेनिंग ने बोला था ना, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। मतलब हमारे इंडिया जो है वो एक फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन इसका सेंटर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल के तौर पे आर्टिकल 356 की बात करते हैं जो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है। अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई है कि स्टेट में कोई ऐसी कंडीशन आ गई है जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन से उस स्टेट को रन नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देगा, स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर देगा और सारी पावर्स को एज्यूम कर लेगा। सेंटर फिर से स्ट्रांग हो गया यहाँ पे। दूसरा आर्टिकल 249 की बात करते हैं। जब हम फेडरल पावर्स के बारे में बात करते हैं तो 3 लिस्ट में कैटेगराइज किया गया। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, और जब कंकरेंट लिस्ट की बात आती है तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा ने 2/3 मेजॉरिटी से कोई रिजोल्यूशन पास कर दिया तो उस केस में पार्लियामेंट उन मैटर्स पे भी लॉ बना सकता है, उन सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकता है जो हमारे सब्जेक्ट लिस्ट में, जो हमारे स्टेट लिस्ट में मेंशन है। तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। थर्ड बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप की। जनरली जो फेडरल गवर्नमेंट्स होते हैं, जहाँ पे फेडरल स्कीम होता है गवर्नमेंट का, वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप होती है, एक सेंटर की दूसरी स्टेट की। पर इंडिया में जो ये फेडरल गवर्नमेंट का फीचर है वहाँ पे हमने इसको बहुत ही यूनिकनेस के साथ रखा है और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। आपको सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी, आपको सेंटर की अलग, स्टेट की अलग सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलता है। दिस शोज द यूनिटी इन दिस डाइवर्सिफाइड नेशन। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी क्या है? कस्टोडियन ऑफ द इंडिविजुअल्स राइट, इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जुडिशरी का काम क्या है? डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करना। तो हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा बताते हैं। कैसे?
जब जजेस का अपॉइंटमेंट होता है तो वो कोलेजियम सिस्टम से होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट हो रहा है जज, लेकिन प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द कोलिजियम सिस्टम। वो कोलिजियम सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जा सकते, जो एडवाइस उनको किया जा रहा है उससे वो बाउंड होते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस शोज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेकेंड बात करते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर इज गारंटीड। जजेस एक टाइम पीरियड के लिए जो काम करेंगे उनका टेन्योर गारंटीड है। वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम नहीं कर रहे हैं, प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट हो रहे हैं पर वो अपने टेन्योर के हिसाब से काम करते हैं। जैसे गवर्नर हो गया, ऑडिटर जनरल हो गया, इन लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट तो करता है, दे वर्क अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पर ऐसा जजेस के केस में नहीं है। अगर एक बार आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज अपॉइंट हो गए तो आपका रिमूवल बहुत टफ हो जाता है। जजेस के कंडक्ट के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिबार किया जाता है कि आप रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप प्लीडिंग्स नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में। एक्सपेंडिचर्स के बारे में बात नहीं होगी। अगर जजेस की कोई सैलरी फिक्स कर दी गई है और आपको लगता है कि हमें उसे कम करना चाहिए तो दैट पर्टिकुलर जज की सैलरी तो आप कम नहीं करेंगे, हो सकता है नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आप कुछ रिड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी का जो सिचुएशन होता है वहाँ पे जजेस की सैलरी के साथ आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, बाकी जजेस की सैलरी को आप चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट फीचर में बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू हमें मिली थी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़। 86th अमेंडमेंट 2002 में एक और ऐड कर दिया गया था और हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों दिया गया? बोला गया भाई फंडामेंटल राइट्स तो तुम एंजॉय कर रहे हो, कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए तुम्हारे, तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिला। तो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते।